नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में। मैं दिनेश कुमार डीकेज डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के तहत आज आपसे बात करने वाला हूं 30 अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और सीबीएसई जैसी संस्थाओं का जिक्र आएगा, जिसके बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने अलग कलर में हाईलाइट किया हुआ है, तो आप इसे पढ़ के इसके बारे में जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को और यूटीज़ को आदेश जारी किया है कि राज्य में जो लोग फंसे हुए हैं, यानी कि चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या बाकी लोग हों, उन्हें इंटरस्टेट जाने की जो है फैसिलिटी दी जाए। होम मिनिस्टर ने अपने आदेश में कहा कि सभी लोगों के रवाना होने से पहले और उनके पहुंचने के बाद उनकी एक मेडिकल चेकअप उनका होना चाहिए। इन राज्यों में फंसे लोगों को भेजने और बुलाने के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने तथा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स विकसित करने को कहा गया है। ये जो नोडल अधिकारी जो बनाए जाएंगे वो अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग होगी और जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखेंगे उन्हें ही आगे बढ़ने की परमिशन दी जाएगी। इन्हें ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल होगा। बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और सीटों पर सवारी बैठाने के लिए एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत रहेगी। इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाले जो राज्य होंगे उनको ऐसे व्यक्तियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाने की अनुमति देनी होगी, तभी वो उसको ले जाया जाएगा। इसमें यह कहा गया कि अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहुंचने पर इन व्यक्तियों को जो लोकल हेल्थ ऑफिसर जो होंगे उनके आकलन के बाद घर में या अस्पताल में क्वारंटीन में रखा जाएगा। समय समय पर उनकी हेल्थ चेकअप होगी और उसके अलावा उनको आरोग्य सेतु जो ऐप हमारी है उसे डाउनलोड करने और इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज किया जाएगा, ताकि उन पर नज़र रखी जा सके और उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है उसकी भी जानकारी अधिकारी को लगातार मिलती रहे। बात करते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में ज़रूरत से ज़्यादा अनाज उपलब्ध है और उसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत से अब तक जो भी एलिजिबल फार्मर्स हैं उनके बैंक खातों में लगभग 71,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं और लॉकडाउन के दौरान किसानों को 17,986 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसके अलावा 57,07,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्रीष्मकालीन बुआई हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर हमारे लिए। बात करते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में। इसकी दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत देश में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा मास्क तैयार किए हैं। इसके अलावा सरकार ने शीघ्र ही मकान खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए उपायों की घोषणा करने की बात की है। रियल एस्टेट क्षेत्र को दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। हमारे जो मिनिस्टर हैं इस मंत्रालय के, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी उसकी सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जो है वो आर्थिक गतिविधियों को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए काफ़ी एक्टिव तरीके से कदम उठाएगी। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। हमारे देश में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 31,787 हो गई है। 7,796 लोग इससे अब तक ठीक हुए हैं, जबकि 1,008 लोगों की इससे अब तक डेथ हो चुकी है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार अगले कुछ दिनों में रोजाना कोविड-19 के 1 लाख जो सैंपल हो गए उनकी जांच क्षमता हासिल करने पर काम कर रही है। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में 97 जो लेबोरेटरीज हैं वो, और गवर्नमेंट सेक्टर में 288 लेबोरेटरीज हैं वो काम कर रही हैं। 16,000 केंद्र जो हैं वो नमूने इकट्ठा करने का काम करने में लगे हुए हैं और इस समय लगभग 60,000 नमूनों की रोजाना जाँच की जा रही है। तो गवर्नमेंट इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 1 लाख सैंपल्स पर डे करने की कोशिश कर रही है। देश में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या जो है वो 11.3 दिन में दोगुनी हो रही है और उसके अलावा दुनिया भर में कोविड-19 से मरने की दर लगभग 7% है, जबकि भारत में ये जो रेट है वो 3% है। तो बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले हमारे यहाँ पर जो डेथ रेट है कोविड-19 से वो कम है। साथ में हमारे यहाँ मरने वालों में लगभग 86% जो लोग हैं उनको अन्य बीमारियाँ भी थी। तो यहाँ पर जब कोई कोविड-19 से मरता है तो हम इस बात को भी ध्यान रखें कि उस बंदे को कई बार कोई और बीमारी भी होती है और कोविड-19 उस बीमारी को थोड़ा सा और मुश्किल बना देता है। वेंटिलेटर पर केवल 0.33% जो लोग हैं फिलहाल, और 1.5% जो रोगी हैं उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है और 2.34% जो रोगी हैं वो अभी आईसीयू में हैं। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एचआरडी हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं की जो आंसर सीट्स हैं उनकी मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। श्री पोखरियाल ने परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत में कहा
कि वे अपने अपने राज्यों में विद्यार्थियों की जो आंसर सीट्स हैं उनके मूल्यांकन के लिए जो CBSE है उसको सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि 33 करोड़ विद्यार्थियों को शिक्षा सुचारू रखने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। श्री पोखरियाल ने इस दिशा में दीक्षा और स्वयं प्रभा और ई पाठशाला जो जैसे ऑनलाइन जो मंच हैं उनको मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रयास करने की बात कही। CBSE ने 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको लेकर स्पष्ट किया है कि 29 विषयों के लिए परीक्षा बाद में आयोजित कराने की योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पहले हमारी CBSE ने कहा था कि जो 29 विषय होंगे उनके लिए परीक्षाएं बाद में कराई जाएंगी। बोर्ड ने यह भी कहा था कि परीक्षा शुरू करने से पहले सभी को 10 दिन पहले सूचना दी जाएगी। तो जब भी CBSE एग्जाम कराएगी उससे 10 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बात करते हैं कोविड-19 से लड़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के योगदान की। पुणे के सरदार वल्लभ भाई पटेल छावनी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रोबोट का सहयोग लिया जा रहा है। इस अस्पताल में रोबोट की सहायता से 33 मरीजों को दवा और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ छावनी बोर्ड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमित कुमार, उन्होंने बताया कि इसकी अनुमानित लागत महज 5 लाख रुपए है। तो ये इस तरह की बीमारी के लिए काफ़ी एक उपयुक्त चीज़ है ये, जहाँ पर आपको किसी व्यक्ति के संपर्क में आने की जरूरत ही नहीं है और रोबोट सारा काम कर लेते हैं। बात करते हैं एक दुखद खबर की। हमारे बॉलीवुड के फेमस फिल्म एक्टर इरफान खान की कल डेथ हो गई और बहुत सारे लोगों ने उनकी डेथ पर शोक प्रकट किया है। उनकी कल कोकिलाबेन जो अस्पताल है मुंबई के अंदर, वहाँ पर उनकी डेथ हुई और वे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर एक बीमारी होती है उससे पीड़ित थे। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। उत्तराखंड में जो केदारनाथ धाम है उसके कपाट कल सुबह खोल दिए गए। इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 26 अप्रैल को खोले गए थे, जबकि जो बद्रीनाथ मंदिर है हमारा, इसके कपाट 15 मई को खोले जाएंगे। तो हमारे जो उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनके कपाट एक एक करके खोले जाने की बात चल रही है। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स की। आज 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल 1789 को 1789 को जॉर्ज वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। वो 30 अप्रैल 1789 से लेकर 4 मार्च 1797 तक इस पद पर रहे। उसके अलावा 1 नवंबर 1955 को शुरू हुई फेमस वियतनाम जो वार है वो 30 अप्रैल 1975 को दक्षिणी वियतनाम का एक शहर है साइगोन, उसके पतन के साथ समाप्त हुई। तो बड़ी फेमस वार रही है वियतनाम वार। समाप्ति भी आज के दिन 1975 में हुई थी। उसके अलावा 30 अप्रैल 1945 को जो जर्मन डिक्टेटर रहे हैं अडोल्फ हिटलर, उनकी डेथ हुई। और 30 अप्रैल 1030 को जो महमूद गजनीवी हैं उनकी भी डेथ हुई थी। तो ये 2 फेमस बंदे रहे जिनकी डेथ सेम डे को हुई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, बाय।